नमस्कार। NE24 के सभी श्रोतागण दर्शकगण का हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं बिंदु सिंह बराक घाटी के सभी व्यक्तित्व का साक्षात्कार कराते आई हूँ और आज भी हम एक विशेष व्यक्तित्व से आप सभी का साक्षात्कार करेंगे। तो चलिए मिलते हैं उन व्यक्तित्व से। चलिए। आज जिस व्यक्तित्व से हम मिलने आए हैं वो हैं आदरणीय सम्मानीय उदय शंकर गोस्वामी जी। प्रणाम। नमस्कार। सर जी, आप बराक घाटी के बहुत ही सम्मानीय आदरणीय व्यक्तित्व हैं, तो आप अपनी जीवन की शुरुआत जो है हमें, हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोतागण को आप थोड़ा बताइए ताकि उन्हें भी पता चले कि इस बराक घाटी में ऐसे भी व्यक्तित्व हैं। नमस्ते। मैं अपना जीवन के बारे में आपने जो सवाल की है, इसके मेरा जीवन बहुत ही उतराव चढ़ाव से पूर्ण है। मैं 1944 अंग्रेजी में मेरा जन्म हुआ था। मेरे जन्म के 6 महीने के बाद मेरे पिताजी स्वर्गीय मदन मोहन गोस्वामी जी का देहांत हो गया और मेरे दादाजी मुझे इसके बाद देखते थे, वही मुझे वो कर रहे थे। मैं ही एकमात्र लड़का हूँ मेरे माँ बाप का। मेरे दादाजी, जब मैं पाठशाला का तृतीय मान का परीक्षा दिया था, जो अभी KG1 KG2 के बाद क्लास 3 होता है, वही पाठशाला के जब एग्ज़ाम दिया था उसी वक्त मेरे दादाजी का भी देहांत हो गया। इसके बाद मेरे माँ, मेरा दादी, इन्हीं लोग के बीच में मैं पला बढ़ा और हम लोगों के घर का हालत सचमुच बहुत ख़राब था, क्योंकि कमाने वाला कोई नहीं था। ऐसे ज़मीन उमीन काफ़ी था, लेकिन काफ़ी आदमी हड़प लिए थे, जो कहा जाता है इलीगल पोजीशन उनका हो गया था। तो वो सब बात अभी यहाँ बता करके कोई फ़ायदा नहीं। मैं इसके बाद पढ़ाई किया। पहले सिलचर गोफ्ती बॉयज स्कूल में मैं दाखिला लिया। इसके बाद मैं क्लास 9 में नर्सिंग स्कूल में चला गया। नर्सिंग स्कूल से मैट्रिक पास करने के बाद मैं GC कॉलेज से BSc प्योर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में BSc पास किया। इसके बाद मैं अरुण चंद्र लॉ कॉलेज में कुछ दिन पढ़ा। कुछ दिन बाद कहने में 3 सेमिस्टर पढ़ा था, 1.5 साल के करीब क्लास किया था, लेकिन एग्ज़ाम कोई नहीं दिया। और वही लो पढ़ना, मेरा जो ज़मीन का आदमी इलीगली दखल किए थे, इसी का मैं वहाँ से देखा कि इन लोगों के आईनी कोई स्टेटस नहीं है, लेकिन ये लोग न खजाना देते हैं न कुछ करते हैं, ऐसे ज़मीन में बैठे हैं। काफ़ी आदमी ऐसे थे। इसके बाद मैं जैसे आप लोगों को मालूम होगा, अभी जहाँ प्रमिला स्क्वायर है वहाँ 6 बीघा ज़मीन मेरा था। मैं वहाँ ज़मीन, एक ईटा भट्टे वाले थे, उनका नाम शिव प्रसाद सिंह था, उन्होंने मेरे माँ को ठग करके और एक दूसरा ज़मीन दिखला करके वो ज़मीन का 1.5 बीघा ज़मीन का कागज कर लिए थे, मैंने लिखवा लिए थे थोड़ा पैसा दे करके। लेकिन वो
1.5 बीघा लिखवाए थे, लेकिन 6 बीघा ज़मीन मेरा दखल करके बैठे थे। तो बाद में वो ज़मीन में कुछ आदमियों को लेकर के, मेरे सहायक काफ़ी आदमी थे, तो उसमें मैं बुझावन गौड़ का नाम लूँगा, उन्होंने मेरा बहुत सहायता किया था। वो ज़मीन में ज़बरदस्ती दखल किया और काफ़ी केस कचहरी हुआ। इसके बाद कुछ रैयतों के साथ भी केस कचहरी हुआ। ये सब करके मैं काफ़ी ज़मीन जगह जो मेरे बपौती संपत्ति था, पैतृक संपत्ति, वो सब में मैं कुछ ज़मीन निकाला। इसके बाद मैं, ऐसे तो हम लोग गरीब थे। मैं जब 1968 में मैं जब BSc पास किया उस वक्त, लेकिन हम लोगों के समय में एग्ज़ाम देने के बाद रिजल्ट आउट होने के पहले ही सभी बच्चों का, लड़के लड़कियों का आपका कहीं ना कहीं नौकरी हो गया था, या तो हाई स्कूल में या कहीं भी कोई खाली नहीं बचा था। लेकिन मेरा जीवन का एक ध्येय था कि मैं नौकरी नहीं करूंगा। उस वक्त तक हम लोगों के ख़ानदान में, यहाँ जो सिलचर में हम लोग करीब 150 साल पहले, मेरे दादाजी के पिताजी, जिनका नाम चुन्नीलाल गोसाई था, वो आए थे। हम लोग हमेशा बिजनेस करके रहे थे, जगह ज़मीन लेकर के। हम लोगों को बोला जाता था हम लोग जमींदार हैं। तो जमींदारी तो मैं नहीं देखा, लेकिन काफ़ी ज़मीन लेकर के मैं यहाँ कुछ आदमियों से परामर्श करके बिना एक्सपीरियंस से ही मैं 1970 में ईटा भट्ठा खोला, जनता वृक्ष। और ईटा भट्ठा काफ़ी दिन मैं चलाया। मेरा ईटा बहुत ही ठीक ठाक होता था। ऐसा हो गया था कि मेरा ईटा पहले बिक जाने के बाद दूसरे जो कंपनी ईटा भट्ठे वाले थे, उनका ईटा बिकता था। तो ऐसे मेरा एज छोटा ही था, लेकिन बिजनेसमैन हिसाब से सिलचर में पहले मेरा काफ़ी नाम हुआ। मैं ईटा भट्ठा के मालिक, अच्छे बिजनेसमैन, व्यापारी के रूप में आप परिचित हो। मेरा परिचय हुआ। क्योंकि मैं हमेशा सच्चाई और क्वालिटी पर जोर देता हूँ। सही बात है। मैं जिंदगी में एक चीज़ समझा हूँ कि जीवन और जीविका में कुछ अंतर रहना चाहिए, कुछ नहीं बहुत अंतर रहना चाहिए। मेरा जीवन अलग है, खाने पीने के लिए पैसे की ज़रूरत है, उसके लिए मुझे जीविका अर्थात कुछ बिजनेस या कोई काम करना पड़ेगा, जिससे मेरे खाने पीने या मेरे नित्य काज करने का मुझे पैसा मिलता आता रहे। लेकिन जीवन जीना है, समाज को लेकर अपना जीवन आनंद से जीने का कोशिश करना है। सर तो मैं, हाँ सर जी, आप तो बराग घाटी के काफ़ी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, काफ़ी संस्थाओं में काम भी कर चुके हैं, समाज सेवा भी करते हैं। तो ऐसे कुछ संस्थाएं बताइए जहां आप बहुत ही एक्टिव हैं, आपकी वहाँ पे है पहचान भी अभी भी है। मैं जैसे ईटा भट्ठा का मेरा बिजनेस करीब 2008-9 में मेरा ईटा भट्ठा का बिजनेस बंद कर दिया हूँ। लेकिन आज से करीब 35 साल 40 साल पहले मैं ईटा भट्ठा एसोसिएशन का, जिसमें करीब 40 ईटा भट्टे वाले मेरे एसोसिएशन के मेंबर हैं, मैं प्रेसिडेंट बना था। और आज तक मुझे वो लोग छोड़ते नहीं हैं। मैं कहते हैं आपका ईटा भट्ठा नहीं है, ठीक है, लेकिन आप हम लोगों का सभापति, ताकि आप कुछ रास्ता दिखा सकें। उनके साथ हमेशा साथ देता था। मेरा और एक परिचय आप लोगों को नहीं बोलने से नहीं चल रहा है। एक था मेरे घर के पीछे डॉक्टर शंकर भट्टाचार्य, जो वोमेंस कॉलेज के प्रिंसिपल भी हुए थे, अभी रिटायर्ड किए हैं। वो मुझसे उम्र में छोटे थे, लेकिन यहाँ संघ का एक शाखा चलता था,
मैं हमेशा वो हम लोगों का ज़मीन में ही चलता था, मैं हमेशा वो शाखा में जाता रहता था। इसीलिए मैं संघ के साथ बहुत छोटे से स्टूडेंट लाइफ से जुड़ गया था। और जब इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने वो डिक्लेयर की 1975 में, मुझे कुछ दिन के बाद ही 1976 का 11 मई को मुझे एंटी गवर्नमेंट, एंटी सोशल कहिए, एंटी गवर्नमेंट कहिए, क्योंकि मैं आरएसएस करता था और विरोधी था ये सब कार्यक्रम का, कांग्रेस जो लूटपाट करता था, तो ये सब बातों में से मेरा प्रकाश पाता था। मुझे सिलचर जेल में मीसा डेटिन्यू हिसाब से अरेस्ट करके ले गया। मैं करीब 8 महीना इमरजेंसी जब उठा 1977 में, तब मैं रिहाई पाया। इसके पहले मैं जेल में था और जेल में CPM, CPIM, CPM, ML, ये सभी प्रकार के बंदी बहुत सारे थे, जिसमें हाईली क्वालिफाइड भी थे। जैसे CPML में अभी भी मुझे याद है सत्येश भट्टाचार्य जी, वो दौरंग कॉलेज के स्टैटिस्टिक के लेक्चरर थे। उनसे मैं कम्युनिज्म के बारे में काफ़ी सुना, सीखा। फिर से हम लोगों का जेल में एक लाइब्रेरी था, उसमें से मैं काफ़ी किताबें ला करके पढ़ता रहता था, जिसमें विवेकानंद के जीवनी से लेकर के कार्ल मार्क्स का भी वो था, सब मैं पढ़ा। शंकर भट्टाचार्य जी, द्वारिका यादव और किरीटपुर कैस्तो, ये सब काफ़ी आदमी थे जो हम मेरे साथ जेल में, वो लोग भी बंदी थे, कैदी माने डेटिन्यू थे। तो उन लोगों के साथ हम लोगों को मेरा जो आलोचना हुआ, उसमें मैं राजनीति का सचमुच का ज्ञान बहुत सारा प्राप्त किया। मैं नहीं कहूँगा कि मैं बहुत ज्ञानी राजनीतिक हूँ, लेकिन मेरा राजनीति के ओर तभी से मेरा झुकाव बढ़ा। और जेल से निकलने के बाद जब जनता पार्टी का गठन हुआ, तो मैं उसमें एक्टिव पार्ट लिया और मुझे कछाड़ जिले के जिला का कोषाध्यक्ष किया गया था। लेकिन विमलांशु राय, निपेंद्र देव, ये लोग थे, कविंद्र पुरकास्तो जी भी थे। ये लोग बोले कि तुम्हारा अभी बिजनेस करने का बहुत ही यंग लाइफ है, और तुम अभी शादी उदी भी तुम्हारा नहीं हुआ है, अभी से तुम ऐसे राजनीति में आ जाओगे तो तुम्हारा बिजनेस और तुम्हारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। तो मैं एक्टिव मेंबर रहा, लेकिन कोषाध्यक्ष के पद से मैं रिजाइन कर दिया। और वो रिजाइन करने के बाद वहाँ डॉक्टर राहुल गुप्ता को लिया गया था। और असम में तथा भारतवर्ष में उस वक्त मैसिव मेजॉरिटी लेकर के जनता पार्टी आई। बाद में जनता पार्टी आपस में बहुत सारे पार्टी का गठजोड़ था, जो टूट गया। और टूटने के बाद माने भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ 1980 में। जब भारतीय जनता पार्टी का पहले से ही मैं यहाँ का एक्टिव मेंबर हुआ। और पहले मुझे जो मेहरपुर जीपी है, इसका दायरा बहुत बड़ा था। ये उत्तर कृष्णपुर ये सब लेकर के, काफ़ी बुधरई लेकर के काफ़ी बड़ा एरिया था। इसका मैं जीपी सभापति मुझे दायित्व दिया गया था। और ऐसे मैं पॉलिटिकली आगे बढ़ता गया। तो पॉलिटिकली मैं जीपी से मैं मंडल में गया, सिलचर मंडल में। सिलचर मंडल से मैं जिला में गया। जिला के पहले एक्टिव मेंबर था, एग्जीक्यूटिव मेंबर था, इसके बाद ट्रेजरर हुआ, इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट हुआ, इसके बाद 2 बार रेगुलर प्रेसिडेंट हुआ। और अनेकों बार मैं एडहॉक प्रेसिडेंट या इंचार्ज प्रेसिडेंट का दायित्व भारतीय जनता पार्टी के कछाड़ जिले के सभापति के हिसाब से मैं निभाया हूँ।
और मैं संगठन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और मेरा ज़िंदगी में एक ही लक्ष्य था कि समाज में सभी के साथ मिल करके, छोटे बड़े सभी के साथ मिल करके समाज में जितना काम कर सकूं, समाज को जितना जोड़ सकूं, समाज में कुछ भलाई कर सकूं, ये मैं हमेशा कोशिश कर रहा। मैं कभी भी MP, MLA या जिला परिषद या महकुमा परिषद ये सब में मैं इलेक्टोरल जो राजनीति होता है, जिसको सोकल पावर पॉलिटिक्स कहते हैं, उसमें मैं नहीं गया। समाज के बहुत सारे चीज़ों से मैं जुड़ा रहा। जैसे बराक हिंदी साहित्य समिति, इसमें मैं 13 साल जब रामेश्वरानंद जी और दिलीप कुमार जी जब इसको गठन किए थे तो मैं उसका सदस्य था। जब उन्होंने रामेश्वरानंद जी जब ये छोड़कर गए तो मुझे दायित्व देकर गए। मैं सभापति के हिसाब से इसको आगे बढ़ाया। 13 साल तक मैं सभापति रहा। उसी बीच में हम लोग ये जो गिरजा और DC ऑफिस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उसके बीच से जो रास्ता जाती है कोर्ट के पास, उसी के यहाँ हम लोग कुछ ज़मीन गवर्नमेंट से लिए। इसमें परिमल शुक्लबुद्ध जी और यहाँ का MLA उस वक्त मुझे ठीक याद नहीं आ रहा है, लेकिन BJP के शायद विमल राय ही MLA थे। ये लोग सहायता किए और वहाँ ज़मीन मिला। परिमल शुक्लबुद्ध जी का MLA सिलचर के नहीं थे, लेकिन उनके फंड से 1 लाख रुपया दिए थे, जिससे हम लोग चंदा और उठाकर, मैं भी चंदा दिया था, उठा करके वो भवन का निर्माण हम लोग शुरू किए। और जब भवन का निर्माण होने लगा तब दिनेश ग्वाला जी, मैं BJP करता था वो ठीक है, लेकिन दिनेश ग्वाला जी कांग्रेस के मिनिस्टर होते हुए भी मुझसे उनका घरेलू संपर्क था। और हम लोग पुराना सबका छाड़ के आदिवासी ही कहिए या पुराना बासिंदा कीजिए कहिए, हम लोग एक साथ जुड़े हुए हैं। तो पॉलिटिकली आइडियोलॉजी डिफर करता था, लेकिन हम लोगों का सामाजिक ज्ञान, सामाजिक संपर्क हम लोगों का काफ़ी रहता था। घरेलू जो रिश्ते थे, घरेलू व्यवस्था हम लोगों का अच्छा था। तो उन्होंने बहुत ही तन मन धन जिसको कहा जाए उससे सहायता किए और बिल्डिंग आगे बढ़ा। आज बराक हिंदी साहित्य समिति आज असम में पहचान बना के रखी है। हाँ, मेरे समय में ही ये पूरा असम में तथा बराक वैली में बराक वैली हिंदी साहित्य समिति एक पहचान पा गया। और इसके बाद अभी कौशिक राय जी आए हैं, उन्होंने इसका 1 फ्लोर का फिनिशिंग किया। तो बाद में काफ़ी दान दक्षिणा मिला और अभी फिर से नया कमेटी बनने जा रहा है। मैं जितना सुना हूँ 25 तारीख को फिर से बनेगा। हाँ, कौशिक राय जी भी बहुत ही सहायता किए हैं। आज काफ़ी बराक हिंदी साहित्य समिति काफ़ी अब पहचान बना चुकी है। आप ये काफ़ी बराक घाटी की काफ़ी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, थे भी, हैं भी। तो अभी वर्तमान में आप कहाँ पे जुड़े हुए हैं, कहाँ से? देखिए, आज से करीब 30-35 साल पहले तारापुर ओवरब्रिज से उतरते वक्त जो बाएं और बड़ा भव्य हनुमान मंदिर है, वो मंदिर में जब ईटा भट्टा एसोसिएशन का सभापति हो गया था, तो मैं वहाँ जाकर देखा कि खाली ज़मीन पड़ा है, करीब 8 से 9 कट्ठा ज़मीन पड़ा था। और उसका काफ़ी ज़मीन, मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, इसके पहले का कमेटी काफ़ी ज़मीन बेच दिए थे, मतलब पैसा लेकर के आदमी बसा दिए थे। कौन किए थे, क्या किए थे नहीं बोलूँगा, लेकिन मुझे जो 9-10 कट्ठा ज़मीन वहाँ खाली मिल गए, वहाँ छोटा सा एक पत्थर गाड़ करके हनुमान जी मान करके वहाँ हनुमान जी का पूजा वूजा साल में 1-2 दिन होता था। लेकिन मैं ईटा भट्टा वालों को ले करके वो भव्य मंदिर मेरे
सभापति अभी भी हूँ। उसमें गठन हुआ, बहुत आदमी उसमें, बाहर का आदमी भी, लोकल आदमी भी, हिंदू आदमी, बंगाली हो या हिंदी भाषी हो, सभी ने सहायता किया, सबके सहयोग से वो बना। और एक मंदिर यहाँ है, नाइटेंगल, मेहरपुर नाइटेंगल जो नर्सिंग होम है उसके ऑलमोस्ट ऑपोजिट में ब्रिज के पास ही एक शिव मंदिर है, बहुत भव्य मंदिर है। उसमें मैं पहले वाइस प्रेसिडेंट था, प्रेसिडेंट जी के मृत्यु के बाद मैं उसमें सभापति हूँ। मैं वो भी निर्माण किया हूँ। मैं काफ़ी मेडिकल कॉलेज के ऑपोजिट में एक सुदर्शन मंदिर है, उसमें मैं अभी सभापति हूँ। उसका भी निर्माण में मेरा सहयोगिता है। उसका मूर्ति मैंने दान किया हूँ, जाकर देखिएगा, एक भव्य मूर्ति सुदर्शन जी का है। इसके छोड़ करके मैं काफ़ी स्कूलों के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ। हाँ, जैसे सरला बिरला है, हाँ, सनसिटी है, सरला बिरला के ज़मीन भी मेरा दिया हुआ है। अभी मेरे ज़मीन से मुझसे खरीद करके होली चाइल्ड, प्रणवानंद होली चाइल्ड स्कूल भी आ रहा है सन सिटी में। फिर से घर के पूरब और बेलतौला में डॉक्टर राहुल गुप्ता मेमोरियल स्कूल कम कॉलेज हो रहा है, वो भी शुरू हो गया है। अभी क्लास शुरू हो गया है उसमें, अभी छोटा करके क्लास हो रहा है, लेकिन भव्य बिल्डिंग, मंदिर, ये सब डॉक्टर राहुल गुप्ता के लड़का रुद्र गुप्ता ने सब किए हैं। उनको मैं बहुत ही मैंने इज्जत करता हूँ और प्यार भी करता हूँ। मुझसे ही ज़मीन खरीद करके वो किए हैं। अभी आपका अनुकूल आश्रम रोड में जो विश्व हिंदू परिषद का ऑफिस और मंदिर बन रहा है, उसका बजट करीब 6 करोड़ के ऊपर है। उस मंदिर का कंस्ट्रक्शन कमेटी के चेयरमैन मैं हूँ और मेरे साथ संतनु नायक, पूर्णचंद्र मंडल, ये लोग सभी मिल करके वहाँ एक भव्य ऑफिस विश्व हिंदू परिषद का और गोविंद बाड़ी का, गोविंद जी के माने राधा कृष्ण का मंदिर निर्माण हो चल रहा है। वो भी 5-6 महीना में पूरा भव्य बिल्डिंग हो जाएगा, जिसका एरिया 5 फ्लोर में करीब 16,000 फीट का रहेगा। इसके बाद मैं सक्षम एक संस्था है जो हैंडीक्राफ्ट का आदमियों को देखता है, अंधों को हाथ पैर नहीं है, लिम्ब देता है, उन लोगों को जो वो संस्था का एक सेवा केंद्र शिवालिक पार्क में चलता है, उसका भी मैं सभापति माने चेयरमैन हूँ। मैं उससे भी जुड़ा हूँ और मैं यहाँ काफ़ी चंदा भी दिया हूँ मंदिर और ऑफिस निर्माण में। ऐसे करके मैं समाज के विभिन्न वर्गों से मैं जुड़ा हूँ। लेकिन एक ही आप लोगों का आशीर्वाद है कि समाज में मुझे एक अच्छा, जो बिंदु सिंह जी ने पहले ही शुरुआत में बोली कि आप एक महान व्यक्ति हैं। मैं महान कुछ नहीं हूँ, मैं सेवक हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के बीच में कुछ सेवा का भावना लेकर के समाज के लिए मैं कुछ करूँ। मैं जो पहले बोला कि जीवन और जीविका, मैं जीविका को छोटा सोचता हूँ। मेरा अभी काफ़ी बड़ा बिजनेस है, सन सिटी मेरा प्रोजेक्ट है, यहाँ मैं टाउनशिप बना रहा हूँ, काफ़ी फ्लैटें बन रही है, लेकिन वो सब मेरे लिए आपको कह रहा हूँ कि सेकेंडरी है। मैं समाज में सबके बीच में शांति से सुखी होकर के और सबको जितना सकूँ सेवा करके मैं अपना जीवन धारण करना। वाकई आप काफ़ी संस्थाओं में सहायता भी किए हैं, काफ़ी लोग आपका प्रशंसा भी करते हैं और हर जगह पे कहीं ना कहीं आपका नाम भी दिखाई पड़ता है। आपसे काफ़ी कुछ जानकारी मिली। आप बराक घाटी में इतने पुराने हैं,
काफ़ी लोग जानेंगे, काफ़ी श्रोता लोगों को भी पता चलेगा कि एक हैं व्यक्तित्व ऐसे हैं, आज भी हैं। ईश्वर करें आप जैसे इंसान आगे और भी हों। हम चाहेंगे कि अंत में आप आज के जो युवा पीढ़ी है या आज के जो लोग हैं ये भाग दौड़ की ज़िंदगी में, उनके लिए कुछ आप प्रेरणा दें कि क्या करें, उनके लिए कुछ शिक्षाप्रद बात कहें। मैं आज के युवा पीढ़ी से मैं खुश हूँ, लेकिन मैं एक सेक्शन है जो युवा पीढ़ी में मैं देखता हूँ सचमुच पढ़ाई काम अपना जिम्मेवारी निभाते हैं, और एक सेक्शन हम मेरा दुर्भाग्य है हम लोगों का, मेरा नहीं हम लोगों का समाज का, जो शराब और विभिन्न प्रकार के नशे में ड्रग एडिक्टेड होते हैं। तो इनके लिए मैं एक ही कहूँगा कि युवा पीढ़ी ऑनेस्टी के साथ मेहनत करें, ज़रूर मिलेगा, फल जरूर मिलेगा। अपना काम अगर मैं सुचारू रूप से करता रहूं, मेहनत के साथ करता रहूं, तो उसको भगवान देर है अंधेर में, हाँ, सही बात, भगवान जरूर उसको आगे बढ़ाएंगे। जो मैं अपने जीवन में देखा, मैं मेहनत आज भी करता हूं। मेरा उम्र आप लोग बर्थ ऑफ डेट जो आप लोग डेट ऑफ बर्थ जो सुने उसी से अंदाज लगा रहे हैं, मैं 80 के ऊपर उम्र का हूँ, लेकिन आज भी कोई भी मेहनत के काम पड़े, मैं जितना शरीर मानता है, मन मानता है, मैं करता रहता हूँ। आप सभी को नमस्कार, आप लोगों का और मेरे ओर से शुभेच्छा, और मैं बराक वासी का आशीर्वाद कामना करते हुए मैं नमस्कार करता हूँ।